Hello everyone, welcome to another lecture of financial accounting and today our topic is income statement and its component. आज हम इनकम स्टेटमेंट को और उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. Financial statements are written record that convey business activities and financial performance of the company. Financial statements को उर्दू में कहते हैं मालियाती गोशवारे. Financial statements वो statements हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं from the analysis of business transaction. बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो भी लेन देन होते हैं कारोबार के, उसके एनालिसिस से, उसके तज्जिए से, उसके जायजे से मीन्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मालियाती गोशवारे वो गोशवारे हैं जो किसी भी कारोबार के लेन देन के एनालिसिस से प्रिपेयर किए जाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली रिटन लिखे हुए रिकॉर्ड्स होते हैं डैट कन्वे बिजनेस एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, जो कि किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को बताता है कि कारोबारी एक्टिविटी सरगर्मियाँ क्या हो रही हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की, यानी कि मालियाती कारकर्दगी कैसी है कंपनी की, इसके बारे में हमें कन्वे करती है. There are four financial statements: income statement, balance sheet, statement of owner equity, statement of cash flow. चार तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. वी विल डिस्कस इनकम स्टेटमेंट एंड इट्स कंपोनेंट थ्योरी इन टुडे लेक्चर. आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट और उसके कंपोनेंट थ्योरी के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर. तो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और आज हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट और उसके कंपोनेंट होते क्या हैं थ्योरेटिकली. तो हम देखते हैं इनकम स्टेटमेंट क्या है. इनकम स्टेटमेंट उर्दू में कहते हैं बयान आमदनी या आमदनी का बयान, कि आप कितना कमाते हैं उसका गोशवारा जो होता है, उसका जो बयान होता है, उसको स्टेटमेंट कहा जाता है. डेफिनेशन: इनकम स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अलॉन्ग विद रिजल्टिंग नेट इनकम और लॉस over a period of time during earning activity. इनकम स्टेटमेंट बेसिकली डिस्क्राइब करता है कंपनी का रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है और कितने उसके अखराजात हैं, अलॉन्ग विद रिजल्टिंग नेट इनकम, और एंड में ये बताती है कि हमें रिजल्ट में नेट इनकम असल आमदनी हमने कितनी कमाई, और लॉस या हमें कितना नुकसान हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग अर्निंग एक्टिविटी, एक मखसूस टाइम के दौरान जिसमें हम अर्निंग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, कमाने की सरगर्मियां अंजाम दे रहे होते हैं. मीन्स के इनकम स्टेटमेंट बताती है कि हमें कितना रेवेन्यू मुनाफा जनरेट हुआ एंड एक्सपेंस कितने हमारे अखराजात हुए, और उसके बाद हमारी नेट इनकम असल आमदनी कितनी बची. ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बताता है कितना मुनाफा और कितने हमारे एक्सपेंस अखराजात हुए. तो सिंपल सी बात कर लेंगे, अगर कोई शॉपकीपर कुछ सामान बेचता है तो उसमें जो उसको मुनाफा आता है, सपोज कर लें एक महीना या एक साल के अंदर जितना वो सामान बेच के जो पैसा उसके पास आता है उसमें से तमाम अपने अखराजात माइनस कर लेता है. जो बचता है उसको वो उसकी नेट इनकम कहलाती है, यानी कि असल आमदनी या खालिस आमदनी. ये इनकम स्टेटमेंट हमें बताता है बेसिकली किसी भी कंपनी के बारे में. आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स या पार्ट कौन कौन से हैं, हम इसको कल के लेक्चर में प्रिपरेशन करेंगे, न्यूमेरिकली देखेंगे किस तरह से होता है. आज हम थ्योरेटिकली देखेंगे. देयर आर सेवरल कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट विच आर डिस्कस बिलो. बहुत सारे कंपोनेंट हैं, कई कंपोनेंट हैं इनकम स्टेटमेंट के, पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं. द नंबर वन इज़ रेवेन्यू. रेवेन्यू कहते हैं आमदनी को, कुल आमदनी को या मुनाफे को. रेवेन्यू इज़ अ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रेवेन्यू बेसिकली वो पैसा है, वो आमदनी है जो हम रिसीव करते हैं, हासिल करते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज. मीन कि जो सामान या सर्विसेज हम बेचते हैं उससे जो पैसा आता है वो रेवेन्यू कहलाता है. अदर टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज फॉर रेवेन्यू आर सेल, नेट सेल और सेल रेवेन्यू. जो दूसरी टर्म यूज़ होती हैं कसरत से रेवेन्यू के लिए वो है सेल, नेट सेल और सेल रेवेन्यू. मीन्स कि अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो हम अगर रेवेन्यू की जगह सेल्स भी लिख दें या सेल्स रेवेन्यू लिख दें तो वो भी बिल्कुल ठीक कहलाएगा. उसका मीनिंग भी रेवेन्यू ही होगा कि सामान बेचने के बाद हमारे पास क्या सेल या रेवेन्यू जमा हुआ है. रेवेन्यू आर रिपोर्टेड एट द टॉप ऑफ इनकम स्टेटमेंट. रेवेन्यू को इनकम स्टेटमेंट के सबसे ऊपर लिखा जाता है. मीन्स के जब हम किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट जनरेट कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, आमदनी का बयान बना रहे होंगे, तो रेवेन्यू सबसे ऊपर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। दिस वुड इंक्लूड मटीरियल परचेज एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट है जो प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज में इस्तेमाल हो रहा है। मीन्स के जो अखराजात आते हैं गुड एंड सर्विसेज बनाने में, उस अमल के अंदर जब प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे होते हैं तो वो जो कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है, ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। मीन के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, उसको बनाने में जो खर्चा आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है। दिस वुड इंक्लूड मटीरियल परचेज एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अब इसमें क्या हम इंक्लूड करते हैं? मटेरियल परचेज, मीन्स के जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो हम इस्तेमाल करेंगे, एंड अदर रिसोर्सेज, और जो भी वसाइल उस वक्त इस्तेमाल हो रहे होंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने में, वो एट द टाइम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर हमारी लेबर की डायरेक्ट वेजेस भी आ जाते हैं। जब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे होते हैं, जो उस वक्त बना के हम उनको दिन की आमदनी देते हैं, वेजेस देते हैं, वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आ जाएगा। जो बाकी सैलरीज है एम्प्लॉय की वो इसके अंदर नहीं आती, वो अदर एक्सपेंस के अंदर आ जाती हैं, जिसको हम आगे जाके देखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कॉस्ट होगी जो प्रोडक्ट बनाने के दौरान इस्तेमाल हो रही होगी, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे लेबर उस टाइम काम कर रहा है, या कोई भी और चीज़ उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रही है, उसका जो खर्चा होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आ जाएगा। आफ्टर डैट हमारे पास जो एक और कंपोनेंट है इनकम स्टेटमेंट का, वो है ग्रॉस इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट। इसको मजमूई आमदनी का नाम कहा जाता है। ग्रॉस इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीव फॉर द गुड लेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये ग्रॉस इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द रेवेन्यू रिसीव फॉर द प्रोडक्ट्स लेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, जो अमाउंट हमारे पास बचेगी उसको कहते हैं ग्रॉस इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट। मीन्स के जो पैसा हमें वसूल हुआ प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच के, उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन के जो खर्चा हमें आया वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के अंदर, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये मजमूई आमदनी है, हमें नेट इनकम चाहिए, असल आमदनी। उसके लिए आगे क्या करना पड़ता है, हम आगे चलते हैं। अगला कंपोनेंट है हमारे पास, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अमल के अखराजात। Operating expense are the amount of money that organization spend to maintain and operate general business activity. ऑपरेटिंग एक्सपेंस पैसों की वो मिकदार है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है खर्च करती है कि वो मेंटेन कर सके और ऑपरेट कर सके आम रूटीन में जो कारोबार या बिजनेस की अक्सर गर्मियाँ है उसको चलाने के लिए। इंक्लूड R&D एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सच एज रेंट, सैलरी, सप्लाईज, इंश्योरेंस, etc। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? R&D एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस जो आ जाते हैं, डिफरेंट रिसर्च हो रही होती है, डेवलपमेंट्स कर रहे होते हैं वो एक्सपेंसेस। मार्केटिंग एक्सपेंसेस, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए जो एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं वो। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, के बिज़नेस को चलाने के लिए जो अखराजात आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस के हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो HR डिपार्टमेंट के हैं, जितने भी अखराजात हैं वो, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को इंतज़ामी अखराजात कहा जाता है। जैसे कि रेंट है, किराया भरना बिल्डिंग का, सैलरी, बाकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना जो मार्केटिंग में R&D वगैरह में है, सप्लाईज, ऑफिस में जो सामान आ रहा है, टेबल, चेयर्स वगैरह, बल्ब वगैरह जो आ रहे हैं उसके अखराजात, इंश्योरेंस, अगर आपने अपनी कंपनी की इंश्योरेंस की हुई है उसके अखराजात, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएंगे। ETC और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। डेप्रिसिएशन आल्सो इंक्लूड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन कहते हैं डीवैल्यूएशन होना, कि जो हमारी चीज़ों की डीवैल्यूएशन हो रही है, किसी भी अखराज बिल्डिंग्स की चीज़ों की जो कमी हो रही है, हम वो भी मेंशन करते हैं। डेप्रिसिएशन का हम एक अलग से चैप्टर भी देखेंगे, अलग से टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे कि ये होता क्या है। बेसिकली अगर सपोज कर लें कि मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा है 1 लाख का, ठीक है, और उसकी डेप्रिसिएशन होना शुरू हो गई है कि 1 साल बाद उसकी वैल्यू 80,000 की हो गई है, तो 20,000 उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। तो हम इसको देखेंगे ये किस तरह से हम इसको इनकम स्टेटमेंट से माइनस करते हैं। बेसिकली ये आता ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर है। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। Another name for operating income is earning before interest and tax। अब ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? ये इक्वल होती है जब हम रेवेन्यू में से माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव।
यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने सामान बनाने में हमें जो खर्चा आया उसको माइनस कर दें, और बाकी जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस वगैरह, अगर उसको भी माइनस कर दें तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। अनदर नेम ऑफ ऑपरेटिंग इनकम इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ऑपरेटिंग इनकम का एक और नाम भी है, वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि जितनी हमारी अर्निंग हो जाती है टैक्स और इंटरेस्ट को काटने से पहले या ऐड करने से पहले, वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जो 6 कंपोनेंट है हमारे पास वो है अदर इनकम और एक्सपेंसिव। टू ऑब्टेन नेट इनकम और प्रॉफिट फर्दर एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड। खालिस आमदनी या असल आमदनी हासिल करने के लिए हमें कुछ और एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं हमारे अकाउंट के अंदर। फॉर एन इनकम मस्ट बी एड, फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, एंड फॉर अदर आइटम। वो ये कहते हैं कि अगर कहीं से आमदनी आ गई है तो उसको हम ऐड कर देंगे जो कि नहीं आती। ठीक है, कि एंड में कोई आमदनी आ गई उसको हमने ऐड कर दिया, जो कि नहीं आती तो हम उसको ऐड नहीं करते होते मोस्टली। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस है कि आपको कोई शरह सूद भरनी पड़ गई है अपनी, या टैक्स पे करना पड़ गया आपको, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जब ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है तो हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं कि अगर टैक्स की अमाउंट है उसको माइनस करते हैं, और अगर इंटरेस्ट की अमाउंट है उसको भी माइनस करते हैं। अगर कोई इनकम आ गई है तो उसको ऐड कर देते हैं, जो कि नहीं आती होती मोस्टली केसेस के अंदर, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो जब टैक्स हम माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट रेट भी जो हमारे पास शरह सूद थी हमने उसको भी माइनस कर दिया, तो अब जो एंड में हमारे पास अमाउंट बचेगी वो कहलाती है नेट इनकम। आगे चलते हैं। नेट इनकम या प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट इनकम, प्रॉफिट और लॉसेज। जब रेवेन्यू में से तमाम अखराजात को माइनस कर दिया जाए, जो अमाउंट बचती है उसको नेट इनकम कहा जाता है, खालिस आमदनी, प्रॉफिट और लॉस। अगर वो एक्सपेंस हमारे ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से, मींस कि जो हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचे, जो पैसे आए, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं तो वो हमारे लॉसेस कहलाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास अमाउंट बच जाती है तो हम उसको प्रॉफिट कहलाएंगे। अगर आप नोकिया की जाके इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो वो काफ़ी अरसे से माइनस में है। ठीक है, उसकी अमाउंट जो है वो नेगेटिव आ रही है, मीन्स के उसको लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप सैमसंग क्या कहते एप्पल को देखेंगे तो ये प्रॉफिट में जा रहे हैं, कि जो इनकी रेवेन्यू है उसमें से तमाम अखराजात को निकाल दें, एक्सपेंसेस को निकाल दें, जो अमाउंट बचती है वो नेट इनकम, कि वो पॉजिटिव है, वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली हमारा कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट क्या होता है वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, हम सबसे ऊपर रेवेन्यू लिखेंगे, हमें ट्रांजैक्शन दी हुई होंगी। ठीक है, हमें स्टेटमेंट दी हुई होंगी कि कंपनी ने इतना मुनाफा किया है, इतना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, इतने उसके खर्चे थे, तो हमारे पास अब एंड में इसकी इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाएं, तो हम वो बना के दिखाएंगे किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू लिख लेंगे, उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी उसको माइनस कर लेंगे, फिर हमारे पास ग्रॉस इनकम आ जाएगा, उसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे हमें दिया हुआ होगा, सेल, रेंट एक्सपेंस, हमें सैलरी एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सब कुछ हमें दिया होगा। और अक्सर वेजेस एक्सपेंस वगैरह को भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेके आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं लिखते, क्योंकि अक्सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें अलग से दिया होता है, या उसकी जगह लिखा होता है रॉ मटेरियल, कि ये रॉ मटेरियल आया तो हम उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही रॉ मटेरियल को कह देते हैं। और अक्सर लोग वेजेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो एक किस्म की सैलरी होती है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो वेजेस होते हैं वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही होते हैं। बाय द वे दोनों को माइनस ही करना होता है, चाहे हम उसमें से माइनस करें चाहे इसमें से माइनस करें, बात एक ही आ जाती है एंड में हमारे पास। तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाता है, फिर हम उसमें से टैक्स माइनस करते हैं जो पे कर रहे हैं, उसमें से हम हमारे जो इंटरेस्ट हैं शरह सूद उसको माइनस करते हैं, तो उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो हमारे पास नेट इनकम या प्रॉफिट कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है आज का वो क्लियर हो रहा है। आई होप कि आपको थ्योरी जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपेयर करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट बनती कैसे, हम उसकी प्रिपरेशन देखेंगे और क्लियर करेंगे फर्दर हमारे जो कॉन्सेप्ट है इनकम स्टेटमेंट के। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।